हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप ट्रेंडिंग जीके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 16 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक हो गए। आपको इस वीडियो में वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिले थे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप टेलीग्राम से जुड़ के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले It's time to experience some real-time rankings और GTA amazing prizes। लगातार हर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और अपनी रेटिंग्स इंप्रूव करें। चैलेंजिंग कॉन्टेस्ट every fortnight or alternate Sunday। Live ranking after every question। Unacademy subscriptions for top rankers। Fuel your inner fire for the ultimate bank exam challenge। Unacademy Combat। Register now। पहले मैं उन सभी कैंडिडेट्स का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक भेजे हैं। तो उनका मैं नाम लेना चाहूँगा: नितेश भारद्वाज, महेंद्र सिंह, अंकित अहलावत और अन्नू सिंह। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन है, पटकाई बाम पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो देखो, इसका सही आंसर होगा पटकाई पहाड़ियाँ बर्मा के साथ भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित है। पहाड़ियाँ समुद्र तल से 1223 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पहाड़ियाँ, जो पटकाई पहाड़ियाँ हैं, भारतीय राज्यों कौन कौन से फैली हुई है? असम, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम और नागालैंड में भी स्थित है। पटकाई में 3 पहाड़ियाँ शामिल है। आप पटकाई में कौन कौन सी स्थित है वो देख लीजिए। तो आपका क्वेश्चन आया था पटकाई बम। एक तो हो गई पटकाई बम, दूसरी हो गई गारो खासिया जयंतिया और तीसरी कौन सी हो गई? लखाई पहाड़ियाँ। तो आपको इनको सबको याद रखना है क्योंकि आपकी आगामी एग्जामों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको अच्छे से याद रखना है इनको। और जो गारो खासिया जयंतिया है वो कहाँ पे है? वो मेघालय रेंज में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो देखो, इसका सही आंसर क्या होगा? सितंबर माह में। जो ओणम त्यौहार है वो सितंबर माह में मनाया जाता है। दक्षिण भारत में, खासकर केरल में धूमधाम से मनाया जाता है। केरल कहाँ पे का त्यौहार है? जो ओणम त्यौहार है कहाँ का है? केरल का त्यौहार है। ओणम को खास तौर पर खेतों की फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है और ये पूरे कितने दिन तक चलता है? ये पूरे 10 दिन तक मनाया जाता है। तो आपको आगे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो ओणम त्यौहार है वो कितने दिन तक मनाया जाता है? 10 दिन तक। और किसके लिए? ये खेती के लिए मनाया जाता है, जो फसल की उपज होती है उसके लिए मनाया जाता है। ओणम पर्व के दौरान नाव रेस, नृत्य, संगीत, महाभोज जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो आगामी रेलवे एग्जाम उनमें, कि जो ओणम पर्व होता है उनमें कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं। तो आपको याद रखना, नाव रेस, नृत्य, संगीत व महाभोज। अब सितंबर माह में कौन कौन से त्यौहार हुए थे वो देख लो। एक हुआ था मुहर्रम, यह शिया मुसलमानों का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट है गणेश चतुर्थी, यह हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार, आप सबको पता होगा। और ओणम हो गया, अभी बताया मैंने, केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। और कब होता है ये? सितंबर माह में। महाराजा अग्रसेन जयंती, यह उत्तर भारत में मुख्य तौर पर मनाई जाती है। तो आपको ये 3 डिटेल याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एनएसओ के द्वारा जीडीपी की क्या ग्रोथ रेटिंग रहेगी? या एनएसओ के द्वारा थी तो जीडीपी ग्रोथ रेटिंग कितनी रहेगी आपको बताना था। तो अभी इनमें से देख लिया आपका कौन सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये सबके लिए अलग अलग इसको विभाजित किया गया है। तो एनएसओ मतलब क्या हो गया? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम के आंकड़ों के मुताबिक 2020-21 की पहली तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सकल मूल्य वर्धन में कितनी रेटिंग रहेगी? 39.3% रहा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कितना रहा है? ये 50.3% रहा है। और बिजली में बात करें तो ये रहा है 7% रहा है। उद्योग की बात करें तो ये रहा 38.1% रहा है। सर्विस सेक्टर में रहा है 20.6। केवल कृषि क्षेत्र की ग्रोथ रेटिंग कितनी रही है? 3.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और खनन में बात करें तो ये रही गई है 23.3%। और ट्रक एवं होटल में रही है 47%। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रही है 10.3%। और फाइनेंस एंड रियल एस्टेट में रही है 5.3%। अब इनमें से कौन सा है आपका एग्जाम में आप अच्छे तरीके से देख लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। ये सभी आपको याद रखनी है ताकि आपको एग्जाम में भी आगे जो भी एग्जाम आएगी उनमें आपको दिक्कत नहीं आए।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही है? 5.2%। ठीक है। वित्त वर्ष 2018-19 की बात करूँ मैं तो वहाँ पे रही है जीआई रेट जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो 6.1% की दर से बढ़ेगी। तो आपको ये जितनी भी जीडीपी के बारे में नॉलेज आपको अच्छे से याद रखनी है। हर एग्जाम में जीडीपी से क्वेश्चन आ रहा है, तो जो भी रेलवे के एग्जाम होंगे उनमें भी आने की पूरी संभावना है, क्योंकि वो भी एग्जाम टीसीएस के द्वारा ही लिया जाएगा। तो वहाँ पे भी दिल्ली पुलिस की तरह किसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पानीपत के युद्ध के बाद किसका शासन आया? तो देखो, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो भारत के सैन्य इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को अफगान के लुटेरे, क्या नाम था अफगान के लुटेरे का? अहमद शाह अब्दाली की फौज और सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में मराठों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में लाखों मराठे खेत रहे और अहमद शाह अब्दाली विजेता बनकर उभारा। तो मतलब इसमें मराठाओं की हार हुई और कौन जीता था? अहमद शाह अब्दाली। अब देखो, पानीपत की जो तीनों लड़ाई वो देख लो आप अच्छे से। पानीपत की 3 ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी, कौन कौन सी हुई थी? पहली लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 में। 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। और किस किस के बीच में लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के। और जो दूसरी लड़ाई थी वो हुई थी 5 नवंबर 1556 में, और ये हुआ था बैरम खां, मतलब अकबर का सेनापति था। तो पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि अकबर का सेनापति कौन था? बैरम खां। एवं हेमू जो आदिल शाह सुर का सेनापति। पानीपत का दूसरा युद्ध इनके बीच में हुआ था। जबकि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था अभी बताया मैंने आपको, 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आया था, भारत में मोदी जी को अर्थ अवार्ड किस वर्ष मिला? यह किससे संबंधित था? तो देखो, आपको पता है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र यूएन के प्रतिष्ठित पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री के साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और कब किया गया था? 2018 में। तो इसके आंसर 2018 में किया गया था। दोनों नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के संबंध में उनके प्रयासों और पर्यावरण कार्रवाई पर सहयोग बनाने के लिए नीति नेतृत्व के श्रेणी में उन्हें अवार्ड मिला था। ठीक है, दोनों को एक साथ ही अवार्ड दिया गया था। कब दिया गया था? 2018 में। राज्यपाल का अध्यादेश किस आर्टिकल में है? तो देखो, आपको एक क्वेश्चन आया था कि जो राज्यपाल है उसका अध्यादेश किस आर्टिकल में है, तो इसका आपको आंसर बताना था। तो इसका सही आंसर होगा कौन से आर्टिकल में है? 213 में। आर्टिकल 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य के में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया, तब राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, अथवा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। ठीक है, अब कुछ राज्यपाल से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वो जो अनुच्छेद देख लीजिए। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 164 में है। मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की ये नियुक्ति करता है। आपको रखना, देखो, जो कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की सलाह से कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। और कौन से अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद 165 में। तो आपको पूछा जा सकता है कि राज्य महाधिवक्ता की जो नियुक्ति की जाती है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 165 में है। राज्य के सभी संवैधानिक पदों के अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल को कार्यालय से पूर्व हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो राज्यपाल को कार्यालय से पूर्व हटाने की, जो उसका कार्यकाल होने से पूर्व हटा दिया जाए, ये किसके हाथ में है? ये है राष्ट्रपति के हाथ में। विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करना है। ठीक है, जो विधान परिषद होती है उसमें 1/6 सदस्य कौन मनोनीत करता है? राज्यपाल ही करता है। अनुच्छेद 175 विधानसभा सत्र आदुत सत्रवासन और भंग करने का अधिकार भी किसके हाथ में है? राज्यपाल के हाथ में। अनुच्छेद 175 बोलता है कि जो विधानसभा सत्र आदुत और सत्रवासन भंग करने का अधिकार राज्यपाल के हाथ में है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके पास, आर्टिकल 51 क्या है? तो देख लीजिए, आर्टिकल 51 में 2-3 पॉइंट दे रखे हैं। तो अब आपके इनमें से कौन सा ऑप्शन में आया था तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि वैधताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्य स्तंभ द्वारा निपटने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। तो अब इनमें से कौन सा पॉइंट आपके एग्जाम में आया था, तो आप खुद मैच कर लीजिएगा। ईमेल को कौन से सिंबल में अलग करते हैं, ईमेल को कौन से सिंबल से अलग करते हैं, कौन से करते हैं @, और कुछ भी इंपॉर्टेंट जो कुछ पॉइंट ऑफ देख लीजिए। अब टू क्या यूज होता है, टू से हम उस उक्ति को, जो व्यक्ति को ईमेल आईडी लगाते हैं जिसको सीधा मेल भेजना चाहते हो। दोबारा सुन लो, टू, CC और BCC, ठीक है, इनमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। टू से क्या करते हैं, उसमें ईमेल आईडी लगाते हैं जिसको सीधा मेल भेजना हो, जबकि CC में क्या होता है, उस शख्स की ईमेल आईडी डालते हैं जिसको हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि किसे मेल भेजना गया है, लेकिन हम उसे एड्रेस करके मेल भेजते हैं। जबकि BCC का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले देखो, BCC का होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC 2 और CC से बिल्कुल अलग है। 2 और CC वाले इंसान एक दूसरे की ईमेल की आईडी को देख सकते हैं। अगर आप ईमेल भेजने के लिए BCC का इस्तेमाल करते हो तो BCC दोनों कौन से 2 और CC से गुप्त रहेगा। इसमें जो BCC में क्या होता है, एक्चुअली में जिनको भी मेल भेजा जाता है वो एक दूसरे की आईडी को नहीं देख सकते कि ये मैसेज किस किस को भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके पास, जो अधिकतम फोटो साइज में कितना होता है, ठीक है, तो जो अधिकतम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है, तो देखो मिनिमम की मैं बात करूँ तो कितना होता है, 1 पॉइंट से कहाँ तक चलता है, ये 1638 पॉइंट तक चलता है, ठीक है। और बाई फोल्ड पूछा जाए तो आपके पास बाई फोल्ड कितना होता है, पॉइंट लास्ट मैक्सिमम 72 होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके पास, एटमॉस्फेयर वायुमंडल के दाब के ऊपर एक क्वेश्चन था, तो ये पूछा गया था, तो मैं अब यहाँ पे कवर कर देता हूँ कि वायुमंडल दाब क्या होता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा नापा जाता है। इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक एक नीचे आता है तो इससे क्या पता चलता है कि आंधी आने की संभावना हो रही है। और जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो इससे क्या होता है कि वर्षा आने की संभावना होती है। जैसे ही बैरोमीटर धीरे धीरे नीचे गिरता रहता है तो लगता है कि वर्षा आने की संभावना है। जब बैरोमीटर धीरे धीरे ऊपर उठता है तो जब धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो इससे क्या होगा कि दिन साफ होने की संभावना है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। आपको पता, जैसे आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओगे वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा। इसी कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहाड़ों पर खाना पकाने में कठिनाई क्यों होती है, तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट एक और है, वायुमंडल में जो वायुयान में बैठे यात्री होते हैं उनके फाउंटेन पेन में स्याही रिस जाती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो वायुयान में बैठे यात्री होते हैं उनके फाउंटेन पेन में स्याही क्यों रिस जाती है, तो इसका रीजन यही है कि वायुमंडलीय दाब वहाँ पे कम होता है, इस कारण ये रिस जाती है। साथ ही अब देख लो, पास्कल का नियम पर आधारित कुछ यंत्र है, ये पास्कल के नियम पर आधारित होता है। इसके कुछ नियम देख लो कौन कौन से हैं। कुछ यंत्र है, हाइड्रोक्लोरिक, देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया और हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो कौन से नियम पर आधारित है, तो कौन से पे होगी, पास्कल के नियम पे होगी। और हाइड्रोलिक प्रेस भी ऐसे हो जाएगी और हाइड्रोलिक ब्रेक भी पास्कल के नियम पर है, तो इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आए थे आपके पास, कौन सा उद्योग 250 करोड़ टर्न ओवर करने वाला हो गया है, ठीक है। अब किसको बोलते हैं, जो 250 करोड़ टर्न ओवर हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो देखो 250 करोड़ टर्न ओवर होता है वो किस में आता है, मध्यम उद्योग में आता है, ठीक है। अब उद्योग क्या होता है, जो MSME कहा जाता है, किसको कहा जाता है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को संक्षिप्त रूप में क्या बोलते हैं, MSME। सूक्ष्म उद्योग क्या होता है, देखो सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत रखा जाता है उद्यम, वह उद्यम आते हैं जिनको 1 करोड़ का निवेश, ठीक है, 1 करोड़ निवेश और टर्न ओवर कितना होता है 5 करोड़ तक हो, तो वो किसके अंदर आते हैं, सूक्ष्म उद्योग के अंदर आते हैं, ठीक है। और लघु उद्योग वो होते हैं जो 10 करोड़ से लेकर टर्न ओवर कितना होता है 50 करोड़ रुपए तक होता है, वो लघु उद्योग के अंदर आते हैं। और मध्यम उद्योग मैंने आपको बताया 50 करोड़ से लेकर कितने 250 करोड़ टर्न ओवर तक होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, मध्यम उद्योग के अंतर्गत आते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास आया था, प्रथम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद में था, ठीक है। प्रश्न राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में है, तो
1952 ओलंपिक कहाँ पर खेले गए थे? जो 1952 में ओलंपिक हुए थे वो कहाँ पे खेले गए थे? तो जो 1952 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आधिकारिक तौर पर जिसको क्या बोलते हैं ओलंपियाड खेलों के नाम से भी जाना जाते हैं, जो 1952 में हुए थे वो हेलसिंकी फिनलैंड में आयोजित हुए थे। ठीक है, हेलसिंकी फिनलैंड में आयोजित हुए थे और अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजक थे ये। और हेलसिंकी को पहले 1940 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए चुना गया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इसको रद्द कर दिया गया था। एक क्वेश्चन आपके पास आया था 8वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो 8 वर्षीय पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1992 से लेकर 1997 तक। अब यहाँ पे मैंने सभी पंचवर्षीय योजनाएं ली है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको एग्जाम में कोई सा पूछा जा सकता है, रेलवे के एग्जाम हो तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो आपको पहला तो याद रखना ही है कब स्टार्ट हुई, 1951 से 1956 तक। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सरस्वती और सतलज के मध्य कौन सी नदी बहती है? एक आए थे पुस्तक आए थे आपके पास, श्रीदेवी पुस्तक किसने लिखी है? तो श्रीदेवी, देखो ये पुस्तक श्रीदेवी है, गर्ल वुमेन सुपरस्टार। क्या नाम है पूरी पुस्तक का? श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार। तो ये लिखी है, राइटर कौन थे इसके? सत्यार्थ नायक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सत्यार्थ नायक। एक आपके बेंजो उपकरण से संबंधित आया था, अब वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है कि बेंजो उपकरण से संबंधित क्या आया था, तो आपको जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उन सबके बारे में देख के जाना है एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को पहला ओलंपिक का पदक मिला? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कर्णम मल्लेश्वरी। और जो किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से संबंधित है। 2000 सिडनी गेम्स में कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक इतिहास में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कब बनी है? 2000 सन में हुआ था। ठीक है, 1993 में पहली भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में कर्णम मल्लेश्वरी ने 54 किलोग्राम कांस्य जीता। एक साल बाद उसे एक स्वर्ण पदक में बदल दिया, जिससे यह विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला वेटलिफ्टर बन चुकी है। उसी साल बाद में कर्णम मल्लेश्वरी ने 1994 में एशियाई खेलों में भी रजत पदक जीता है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी नॉलेज मिलती है। किस ओलंपिक में भारत ने पहला गोल्ड जीता? किस ओलंपिक में भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीता? तो देख लीजिए, एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता। एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक इतिहास में पहला गोल्ड मेडल 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता। इस दौरान भारतीय हॉकी टीम ने 5 मैचों में कुल 29 गोल किए थे और नीदरलैंड के खिलाफ मेजर ध्यानचंद की हैट्रिक की बदौलत टीम ने 3-0 से जीत हासिल की थी। भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी नॉलेज मिलती है और आपको अच्छे से याद इन चीज़ों को रखना है। अब देख लीजिए शूटिंग के अंदर, देख लीजिए 2004 एथेंस ओलंपिक में देख लीजिए क्या हुआ था। राजस्थान के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सिल्वर मेडल जीतकर राठौड़ पहले भारतीय शूटर बने जिन्होंने ओलंपिक्स में जगह बनाई। तो शूटिंग में पूछा जा सकता है कि शूटिंग में सबसे पहले गोल्ड मेडल किसने जीता, जो सबसे पहले मेडल किसने जीता, कौन से मेडल जीता था? इन्हें सिल्वर मेडल जीता था। क्या नाम था? राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राजस्थान के थे ये। और 2008 में बात करूं तो बीजिंग के ओलंपिक हुए थे, बीजिंग में हुए थे ओलंपिक। ठीक है, 2004 में कहाँ पे हुए थे? एथेंस में हुए थे। और 2008 में हुए थे बीजिंग में। उत्तराखंड के निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने मेंस 10 मीटर एयर राइफल में पहला गोल्ड मेडल जीता और भारत के अव्वल शूटर बन गए। तो जो गोल्ड मेडल की बात की जाए तो शूटिंग में किसने जीता? सबसे पहले अभिनव बिंद्रा ने। और रजत पदक किसने जीता? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। तो शूटिंग के अंदर भी आपको पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये सब किस में जीता? ओलंपिक में जीता है। एक क्वेश्चन आया था नाओमी ओसाका किस देश से है? तो नाओमी ओसाका है जापान से। और यूएस ओपन 2020 किसने जीता था? नाओमी ओसाका ने जीता था, दूसरी बार जीता ये। ठीक है, और फाइनल में किसको हराया था इसने? इसको हराया था विक्टोरिया अजारिका ने। किसको हराया था? विक्टोरिया अजारिका को। अब देखो कुछ जो 2020 में हुए हैं वो भी देख लो, आपके पास जो टेनिस हुए हैं। देखो फ्रेंच ओपन किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। 2020 में जो फ्रेंच ओपन हुआ था राफेल नडाल ने जीता है। 2020 में यूएस ओपन जीता है, डोमिनिक थीम ने जीता है। और 2020 में ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है नोवाक जोकोविच ने। 2019 में यूएस ओपन हुआ था, राफेल नडाल ने जीता था। 2019 में जो विम्बलडन ओपन हुआ था किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। और 2019 के अंदर ही फ्रेंच ओपन हुआ था, किसने जीता था? राफेल नडाल ने। 2019 में ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने। और 2020 में जो फ्रेंच ओपन हुआ किसने जीता था? ये
स्विएटेक ने, ठीक है, लेगा स्विएटेक ने। और 2020 में जो यूएस ओपन हुआ वो किसने जीता? नाओमी ओसाका ने। गर्ल्स में किसने जीता? नाओमी ओसाका ने। और 2020 में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ वो जीता सोफिया केनिन ने। और 2019 में यूएस ओपन जीता बेनिका एंडरसन ने। 2019 में विंबलडन ओपन जीता सिमोना हालेप ने। 2019 में फ्रेंच ओपन जीता एशले बार्टी ने। 2019 में ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता नाओमी ओसाका ने। ये गर्ल्स की बात है, वुमेन की बात है, ठीक है, वुमेन टेनिस में। और ये है मेंस प्लेयर के लिए, ठीक है। भी आपको अच्छे से याद रखना है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये क्योंकि आपको आगे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पानीपत का दूसरा युद्ध का नेतृत्व किसने किया? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, लोकप्रिय नाम क्या है, हेमू, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। और अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए यह युद्ध एकदम निर्णायक रहा था। किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ये आपके क्वेश्चन आया था। तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था। और यह भारतीय इतिहास का पहला युद्ध था जो जमीन और पानी दोनों पर लड़ा गया था। पूछा जा सकता है कि ऐसा एकमात्र युद्ध कौन सा तो जमीन और पानी दोनों पर लड़ा गया, तो उसका क्या होगा? घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध पानीपत के युद्ध जो 152 ईस्वी में हुआ, ठीक है। और खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ। सॉरी देखो, जो पानीपत का युद्ध है वो कब हुआ था? पानीपत का वो युद्ध हुआ था 1526 में, और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में हुआ। और इसके बाद लड़ा गया। इस युद्ध का नाम बिहार में बहने वाली घाघरा नदी के नाम पर ही रखा गया। जो कहने का मतलब ये है कि जो घाघरा युद्ध हुआ था वो घाघरा का युद्ध पानीपत का जो युद्ध हुआ था और जो खानवा का युद्ध हुआ था उसके बाद ही लड़ा गया था, ठीक है। और यह जो घाघरा नदी के नाम पर ही इस युद्ध का नाम क्या पड़ा? घाघरा का युद्ध। अब कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध और देख लो जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 1001 में हुआ था पेशावर का युद्ध, और यह युद्ध मोहम्मद गजनवी के राजा और जयपाल के बीच लड़ा गया था। 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। और 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। यह युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। और 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध। यह युद्ध मोहम्मद गोरी के राजा और जयचंद के बीच में लड़ा गया था। 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। यह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया जिसमें बाबर की विजय हुई थी। 1527 में लड़ा गया खानवा का युद्ध। यह बाबर राणा सांगा के बीच जिसमें बाबर की विजय हुई। और 1528 में लड़ा गया चंदेरी का युद्ध, और बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया जिसमें बाबर की विजय हुई थी। 1529 में लड़ा गया घाघरा का युद्ध जो बाबर और महमूद लोदी के मध्य लड़ा गया था जिसमें किसकी विजय हुई? बाबर की विजय हुई। 1532 में लड़ा गया था दोराहा का युद्ध। यह युद्ध में हुमायूं ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। और एक इम्पोर्टेंट और बचा 1539, ये चौसा का युद्ध है। यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था जिसमें किसकी वजह हुई थी? शेरशाह सूरी की। तो आपको इतनी नॉलेज आपको याद रखनी है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। MS वर्ड में पेज लेआउट में कौन सा ऑप्शन नहीं होता? तो देखो, पेज लेआउट में कुल 5 ग्रुप होते हैं। थीम, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ और अरेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ऑस्कर अवार्ड किसे मिला जिसका निधन हो गया है? ऑस्कर अवार्ड किसे मिला था जिसका हाल ही में निधन हो गया है? तो देखो, देश के लिए पहला ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का 93 साल की आयु में क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। भानु अथैया 1982 में आई फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था। और भानु का अंतिम संस्कार दक्षिण मुंबई के चंदवाड़ी में किया गया था। तो आपको याद रखना उसका नाम क्या था? भानु अथैया, ठीक है। और कौन सी मूवी के लिए? गांधी मूवी के लिए इसको ऑस्कर अवार्ड मिला था। एक क्वेश्चन आप कहता जो मौलिक कर्तव्य है, जो 11वां मौलिक कर्तव्य में कौन सा जोड़ा गया? जो 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया? आपके आया था एग्जाम में क्वेश्चन। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 51 क में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इसके अनुसार अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में अवसर प्रदान करें। भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य कुछ इस प्रकार है। देखो, सरदार श्रवण जयंती समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन कब हुआ था? 42वें संशोधन
1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसमें रूस के संविधान से लिया गया। जो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस के संविधान से लिया गया। और कब जोड़ा गया? ये 42वें संशोधन में, ठीक है। और इसे भाग 4 करके अनुच्छेद 51 के तहत रखा गया है। अब देख लीजिए जो मौलिक कर्तव्य 11 हैं वो कौन कौन से हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो देखो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी आगामी रेलवे की एग्जाम आ रही है उनका 100% रियल होंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और साथ में आपको एक्स्ट्रा डिटेल भी बताएंगे जिससे आपको एग्जाम में फ़ायदा मिल सके। हमारा एनालिसिस कराने का पर्पज़ यही होता है कि आप एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस करके आ सके। साथ ही इस वीडियो की PDF चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको लगा कि हमारे क्वेश्चन सारे रियल और ऑथेंटिक है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।